ये विटामिन खा लो, ये कैल्शियम ले लो, इससे नी पेन कम हो जाएगा, ये बात सच है? ये सारी एक्सरसाइजेज यूजफुल नहीं होती है, सबसे बड़ी मीथ है हम्म। कि कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल गलत। कैसे समझ में आता है कि उन्हें अर्थराइटिस हुआ है या उन्हें कोई लिगामेंट में इंजरी हुई है? जी, जितना ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि क्या करना है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको नहीं करना है। तो यूजुअली नी इंजरी के लिए डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? फिजियोथेरेपी होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं नी पेन के बारे में। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एलन पीटर, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो सिमरन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नी पेन के ऊपर। तो मेरा जो पहला सवाल है आपके लिए वो है, नी पेन एग्जैक्टली लाइक होता क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, दोनों एक साथ है। क्योंकि नी पेन जो है जैसे नाम से है कि नी में पेन हो रहा है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो नॉर्मल नी पेन भी हो सकता है, जैसे आप थक गए हैं, कहीं ज़्यादा चल के आए हैं, कुछ एक्टिविटी किया, आप थक गए, नॉर्मल मसल्स पेन भी हो सकता है। बट डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं जी। तो इसके पीछे अगर रीजन आपको मालूम नहीं है नी पेन को, तो अगर वो पेन कंटिन्यू है मीन्स मोर देन 24 आवर्स और वो कंटिन्यू 3 डेज से भी ज़्यादा रहेगी, तो इसका मतलब वो जो नी पेन एक नॉर्मल पेन नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ फैक्टर्स है और उसको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। जी। तो अभी मैं आपको पूछने वाली हूँ कि ये जो नी पेन है वो जो यंगर जनरेशन है उसके अंदर इतना ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? यंगर जनरेशन में पहले कम था, बट आज की डेट में यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। आई मीन इवन 20 to 30 के बीच में जो है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा नी पेन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे आपके जो लाइफ स्टाइल्स है, ओबेसिटी है, ये लैक ऑफ मूवमेंट है, या जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं विदाउट ट्रेनिंग मीन्स विदाउट प्रॉपर गाइडेंस के जो हम करते हैं, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे रहते हैं नी पेन के लिए। तो यस, एक मेजर रीज़न यही है कि हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं फर्स्ट। जैसे सिम्टम्स देता है बॉडी, हमको सिग्नल देता है कि पेन हो रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं उस सिग्नल को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो यंगर एज का जो मेन रीज़न यही है कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सीडेंटरी हो गया है, इतने एक्टिविटी नहीं रहती है, तो इसकी वजह से होता है। यस। तो आपके हिसाब से नी पेन को लेके जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में वो क्या है? हाँ, यस। नी पेन से जो लोगों को नी पेन होता है, मतलब जो इसमें दो कैटेगरी लेते हैं। एक हो गया जो मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड है, एक है जो बिलो 30 ईयर्स है, मीन्स बिलो 40 ईयर्स भी बोल सकते हैं आप। तो जो अबव 40 है उनको लगता है कि मुझे अर्थराइटिस हो गया है, मतलब पूरा घिस गया है जॉइंट मेरा और पूरा डैमेज हो गया है। ये मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो पूरा घिस गया है, और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेन होता है। तो पहले उसको डायग्नोस करना ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है। तो ये गलत फहमी रहती है। और जो अंडर 30 है या अंडर 40 है उनको लगता है कि ऐसा ही पेन होगा, कुछ मुझे हो ही नहीं सकता है, जी, मतलब आई एम क्वाइट यंग, मुझे तो नी पेन हो ही नहीं सकता है, तो उसको इग्नोर करते हैं। और जो कुछ अलग अलग नुस्खे आजमाते हैं कि ये कर लेंगे तो ठीक होगा, ऐसे कर लेंगे तो ठीक होगा, एक्सरसाइज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट वो एक्सरसाइज किस तरीके से करना है उनको मालूम नहीं, क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको मालूम ही नहीं जी। तो इसकी वजह से क्या है, उसको और ज़्यादा वो डैमेज कर लेते हैं। और वो जो तकलीफ जो पहले आप उसको मैनेज कर पाएंगे, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम लग जाता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ नी पेन के बारे में। तो मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि ओबेसिटी जो है वो नी पेन के अंदर क्या रोल प्ले करती है? बहुत मेजर रोल प्ले करती है जी। तो ओबेसिटी जो है मतलब आपका जो नी है, फॉर एग्जांपल कि ये एक आपका जो BMI हम देखते हैं, अगर BMI के अकॉर्डिंगली जाएंगे, अगर आपके हाइट वेट राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल आपका अगर वेट है 70 kg राइट, आपके BMI के अकॉर्डिंग 70 kg के अंडर में होना चाहिए, बट वो हो गया अभी 90, तो मतलब आप 20 kg एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हैं। तो आपका जो नी जॉइंट है वो एक्चुअली 70 kg के लिए है मैक्स, राइट, लिमिट। आपने देखा होगा लिफ्ट में भी जाते हैं तो मैक्स लिमिट 6 पीपल और दिस kg, उससे ज़्यादा लिमिट होता है, वियर एंड टियर होता है। तो सेम, जब ज़्यादा वेट लेके आप चलेंगे तो वियर एंड टियर फास्ट होता है, मतलब अर्थराइटिस जल्दी होता है। जी। और इसमें क्या होता है कि जब
एक्स्ट्रा केजी मीन्स 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब वो 3 केजी आप उसको कंसिडर कीजिए, मतलब 20 केजी ज़्यादा मीन्स आप 60 केजी एक्स्ट्रा वेट डाल रहे हैं अपने जॉइंट्स पे। जी। तो ओबेसिटी बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि अर्थराइटिस के लिए या डिजेनरेटिव चेंजेस के लिए। ऐसा नहीं कि जिनका वेट कम उनका नहीं होता है, उनका भी होता है, बट जो ओबेज होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। यस जी। तो विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो क्या रोल प्ले करती है नी पेन में? देखिए, विटामिन्स तो ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो, बट इसमें जो है विटामिन जो डी है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जी। तो वो कहीं ना कहीं जैसे ही आपको डेफिशिएंसी होता है, कहीं ना कहीं आपके जो मसल्स पेन है या मसल्स फटीग होता है या जॉइंट्स में पेन होते हैं, बहुत ज़्यादा उसी की वजह से नहीं होता है, बट यस वो डेफिशिएंसी हो तो आपको पेन फील होता है। और जो कैल्शियम का जो अब्जॉर्ब करता है जो बॉडी आपका, जी। तो वो उसको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर देता है। तो विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोस प्रॉपर होना चाहिए, एंड अगर डेफिशिएंसी है तो यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन ऑल्सो। जी। तो जैसे कि आपने बताया ओबेसिटी के बारे में और अभी विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में, तो ये जो पुअर पोस्चर है ये क्या रोल प्ले करता है नी पेन में? देखिए, पुअर पोस्चर है ये तो एक्चुअली ओवरऑल हेल्थ को ही आपको प्रॉब्लमेटिक है, चाहे आपका बैक पेन हो, नी पेन हो या आपका सर्वाइकल पेन हो। जी। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जहाँ आपके नी में है तब सोचेंगे नी में पोस्चर कैसे ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट करता है कैसे? जब आप वॉक करते हैं तो आपका वॉक कैसा है, आपका जो हिप का पोजीशन कैसा है, आपका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, आपका हील स्ट्राइक होता है नहीं होता है, आपका नी लिम्पिंग तो नहीं होता है, आप वॉक शूज पहन के करते हैं चप्पल पहन के करते हैं, ये भी मैटर करता है। तो पोस्चर कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके नी को डैमेज कर रहा है अगर आपने प्रॉपर पोस्चर नहीं रखा तो। जी। स्पेशली जब आपका वेट बेयरिंग मूवमेंट होता है, वेट बेयरिंग मूवमेंट में होता है जब आप वॉक करते हैं या किसी एक जगह पे खड़े हैं, या फिर जब आप जिम में एक्टिविटी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जिम में भी एक्टिविटी करते हैं, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका नी का पोजीशन कैसा है। इवन घर में भी जो आप काम करते हैं, जो हाउस लेडी है, कुछ सामान को उठाना, कहीं पे उठना बैठना, बार बार उनको जो किचन में भी काम करना पड़ता है, तो इसमें भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है कि आपका पोजीशन कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है। जी। तो यस ऑफ कोर्स आपका पोस्चर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपको नी पेन को आपको ये आइदर अवॉइड करना है या फिर उसको इनवाइट करना है। तो जैसे कि आपने अभी पोस्चर के बारे में बताया, तो जो मसल वीकनेस होती है वो नी को कैसे अफेक्ट करती है? हाँ, देखिए ये डायरेक्टली लिंक्ड है नी से। जैसे जो आपके जो मसल्स है, अब फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स है वो कैसे है, ये स्ट्रेंथ देती है। क्वाड्रिसेप्स हो गया, आपके हैमस्ट्रिंग हो गया, जो हम क्वाड्स और हैम्स आपने काफ़ी बार सुना होगा, लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं। मसल्स अगर आपके वीक है तो डायरेक्टली जो है वेट आपके जॉइंट्स पे जाता है और जॉइंट का जो डिजनरेशन है वो जल्दी होता है। मतलब मसल स्ट्रांग है तो उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आता है। तो जो कार्टिलेज जो डिजनरेटिव चेंजेस जो आते हैं, जो कार्टिलेज घिसता है, हम लोग बोलते हैं ना कि वो घिसने लगा, आपका गादी घिस गया, अंदर का जो कुशन है वो घिस गया जॉइंट के बीच का। तो ये रीज़न यही है कि जो प्रेशर आपके जो मसल्स लेने वाला था वो वीक होने की वजह से डायरेक्टली जॉइंट पे जा रहा है, और जो डिजनरेशन आपको 30-40 ईयर्स में होने वाला था वो उसके बहुत पहले ही होना शुरू होगा, जिसको टर्म में अर्ली डिजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं, टाइम से पहले होना। तो ये जो है मसल्स वीकनेस की वजह से होता है। अगर आपके मसल्स ओवरऑल बॉडी नहीं बोला, सिर्फ आपके लेग मसल्स को, अगर लेग मसल्स जब क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग वीक है तो वो कहीं ना कहीं आपको नी को प्रॉब्लम देगा ही देगा। 100% श्योर है कि आपको नी को प्रॉब्लम देगा ही जी। तो उस पर फोकस करना है कि वो वीक ना हो। तो जैसे कि आपने एक कॉन्वर्सेशन में अर्थराइटिस को मेंशन किया, तो अर्थराइटिस होने के रीजंस क्या होते हैं? यस, तो जैसे मैंने बताया अर्थराइटिस जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जी। और इसके मल्टीपल रीजंस है। जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी एक रीजन है, आपका लैक ऑफ मूवमेंट मीन्स ऐसा नहीं कि जो लेजी है जी, बट जिनकी बॉडी का जो मूवमेंट ही नहीं करते, राइट, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट, ये एक रीज़न है।
आपका जो प्रॉपर ट्रेनिंग जो आप करते हैं, जैसे जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है, स्पोर्ट्स जो खेलते हैं या फिर जो जिम जाते हैं, तो वो प्रॉपर उनका पोजीशन मेंटेन करते हैं नहीं करते, या जो अंडर ट्रेनर के करते हैं या विदाउट किसी अंडर ऑब्जर्वेशन के करते, खुद से एक्सरसाइज शुरू कर दिया, तो ये एक रीज़न हो सकता है होने के लिए। एज फैक्टर है, मैंने बोला कि कुछ एज के बाद ये डिजेनरेटिव चेंजेज होते ही होते हैं, सबको ही होता है जी। मतलब ऐसा कोई नहीं बोले मुझे डिजेनरेटिव चेंजेज होगा नहीं, बट किसी का स्लो होता है और किसी का फास्ट होता है जी। ठीक है। मेडिकेशंस जैसे आप कोई काफ़ी लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उनमें भी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जी। कोई पास्ट हिस्ट्री हो, कोई इंजरी के, सर्जरी के उस जॉइंट्स में, तो उनको भी चांसेस है आर्थराइटिस होने के। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। और एक बात बोलना था जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थराइटिस मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस से बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, नाम है आर्थराइटिस, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसा है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसका डिजेनरेशन से जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल रहे हैं इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे आपने बताया आर्थराइटिस के बारे में, तो जब किसी को नी इंजरी होती है तो कैसे समझ में आता है कि उन्हें आर्थराइटिस हुआ है या उन्हें कोई लिगामेंट में इंजरी हुई है? जी, सबसे पहले आपने बोला ना कि नी इंजरी, तो इंजरी अलग है और जो नी पेन है वो अलग है। पेन जरूरी नहीं कि इंजरी की वजह से ही हो। अभी हम लोग जैसे ब्रॉड हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, तो यहाँ पे उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि नी पेन हुआ क्यों जी। अगर वो पेन 2 दिन में 3 दिन में कम नहीं हुआ, इट मीन्स समथिंग इज डैमेज देयर, राइट। तो उसके लिए जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, हमारे फिजियो क्लिनिक में, तो हम उनको कुछ टेस्ट करते हैं, उनके जॉइंट्स के, उनके मसल्स को चेक करते हैं, तो हम उसको रूल आउट करते हैं कि ये हो सकता है ऐसा। बट एग्जैक्ट इसके लिए एक्सरे मतलब जो एक डायग्नोस्टिक जो है उसका सपोर्ट लेना पड़ता है, एक्सरे हो गया या फिर उसमें MRI करना हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है वो पता करने के लिए आपको डायग्नोस्टिक टूल यूज करने पड़ेंगे जी। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली नी इंजरी के लिए डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? फिजियोथेरेपी होता है, एक्सरसाइज होता है? नी इंजरी के लिए या नी ट्रीटमेंट के लिए? नी इंजरी के लिए। ओके। नी इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए ओके। तो डॉक्टर्स जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं? फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं या एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, या उनका एक अपना लेवल होता है कि दोनों ही करना पड़ेगा? नहीं, ये तो वैरी करता है कि आप किसके पास गए जी, राइट। पहले तो फिजिशियन के पास गए, फॉर एग्जांपल जब से उनके कोई फैमिली डॉक्टर है उनके पास गए, तो वो उनको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलेंगे या कुछ जो मेडिकेशंस देते हैं उनको, राइट। तो उनकी ट्रीटमेंट उनके अकॉर्डिंगली करते हैं। कुछ पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंगली जो है उनको ट्रीट करते हैं, या कुछ ऐसा होता है हम उनको फिर रेफ़र करते हैं कि आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओ जी। या फिर जो फिजिशियन है वो भी रेफ़र करते हैं ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। तो वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, वो एक चेन सिस्टम है, प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। बट अगर ट्रीटमेंट पे आए तो ऐसे पेन के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी ही है जी। राइट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली जो है पेन वो एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक उसको कवर कर सकते हैं। मैंने बोला कि वो एक डिजेनरेटिव चेंजेज है और उस डिजेनरेशन को रोकने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा जी। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। मतलब एक्सरसाइज करना है, मतलब करना ही है, चाहे आप रो के करें या हंस के करें, एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर पेन सीवियर है, ज़्यादा पेन है और डायग्नोसिस भी हो गया है, उनको लिगामेंट इंजरी है या उनको आर्थराइटिस है, जो भी है, तो पेन ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हम नहीं बोलते एक्सरसाइज करें। कि ये पॉइंट नोट कीजिए कि अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो एक्सरसाइज उस टाइम पे ना करें। उस टाइम पे हम उनको कुछ मोडालिटीज़ यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं उसके पेन को, जिससे पेन को रिड्यूस किया जा सके, या जो उनके जो डॉक्टर होते हैं वो उनको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे पेन रिड्यूस हो जी। तो पेन जैसे कम होता है फिर एक्सरसाइजेज हम बोलते हैं स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा पेन में एक्सरसाइज करने से और भी ज़्यादा पेन इंक्रीज हो जाता है, तो पेन को थोड़ा सबसाइड होने देते हैं, देन हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइजेज शुरू करो, बट एक्सरसाइज ही करना है जी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन के बारे में। तो सर, आपके हिसाब से जो एक मिथ है
और जो सच है वो आप हमें बताइएगा। बिल्कुल। तो अब मैं आपको सवाल पूछने वाली हूँ। तो वॉकिंग जो है वो अर्थराइटिस को और वर्सन कर देती है, ये बात सच है? नहीं, ये देखिए, जब पेन हो तब लिमिट करते हैं हम लोग कि आप स्वेलिंग है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो हम बोलते हैं कि अभी वॉक मत करो जब तक थोड़ा पेन कम नहीं हो। बट एक्सरसाइज तो करना ही है और वॉकिंग कभी बंद नहीं करना है। उस कंडीशन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप उस टाइम पे वॉक मत करो, बट एक मॉडरेट वॉक ज़रूरी होता है, एक सही तरीके से चलना। जैसे मैंने बोला कि सही तरीके से चलना, किस तरीके से चलना है वो सीख के लेना है और उस तरीके से चलना है, बट मॉडरेट वॉक। बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बहुत एक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का वॉक करते हैं तो वो वर्जन कर सकते हैं, बट अगर आप एक मॉडरेट वॉक करते हैं सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर अर्थराइटिस। जी, तो अभी हमारा अगला सवाल है, जो लोग नी पेन से सफ़र करते हैं, जिन्हें नी पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्या उन्हें नी ब्रेस सारा टाइम पहन के रखने की ज़रूरत है? देखिए, नी ब्रेस किस पेशेंट के लिए है? जिनको वेट बेयरिंग में पेन होता है, उस वेट बेयरिंग मोमेंट पे पेन होता है तो उनको नी ब्रेस देते हैं एक सपोर्ट के लिए, बट वो कभी भी स्ट्रेंथ को रिप्लेस नहीं कर सकता है। स्ट्रेंथ तो लाना ही आपके मसल्स में जी। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो नी ब्रेस तब यूज करना है, मतलब एक्चुअली यूज करने से पहले आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट से, आपके जो फिजिशियन हैं जी, उनसे आप पहले कंसल्ट करें कब यूज करना है। बट वो हर टाइम यूज करना है ऐसा कंपल्सरी नहीं। जब बहुत ज़्यादा पेन है या सर्जरी हुआ है तब आप यूज कर सकते हैं, बट जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसको धीरे धीरे आपको यूज करना कम करना पड़ेगा, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी। बट ये वेरी करता है कि वो आपके कंडीशन के ऊपर वेरी करता है कि कब आपको पहनना है और कब नहीं यूज करना है। मतलब कंडीशन कितनी सिवियर है उसके ऊपर रहता है। यस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, तो अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। कि होता है ना, ये विटामिन खा लो, ये कैल्शियम ले लो, इससे नी पेन कम हो जाएगा, ये बात सच है? ये तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास पेशेंट्स के कि हम तो पहले तो जैसे पेन शुरू होता है वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं वो किसी के एडवाइस के। तो आजकल एआई भी है, वो भी सजेस्ट करते हैं। बट अगर आप एविडेंस बेस्ड पे जाएंगे, जी, जो मेडिकल में एविडेंस जो होते हैं कि किस पे ज़्यादा है एविडेंस है कि ये सही है या नहीं है, जी, तो बहुत कम एविडेंस है जो सपोर्ट करता है कि नी पेन में आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो नी पेन कम हो जाएगा। वैसा बहुत कम है। बट ज़्यादा जो साइंस जो बोलती है, जो एविडेंस बोलता है, वो ज़्यादा है एक्सरसाइज पे फोकस्ड है कि जो आपकी एक्सरसाइजेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके जो आपकी फिजियोथेरेपी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नी के पेन को कम करने के लिए। एक्चुअली वो रूट कॉज पे वर्क करता है। जी। तो सप्लीमेंट्स जो आपके जो डॉक्टर एडवाइज करते हैं आपको ले, बट अपने मन से सप्लीमेंट्स ना लें और मोस्टली फोकस करना है आपकी डाइट्स में। जो अगर डेफिशिएंसी है तो आपके डाइट्स में कवर करने के लिए, ये मेरा एडवाइस है पर्सनल। तो हमारा अगला सवाल है कि इज नी पेन, मतलब इज इट अ कम्प्लीटली इनएविटेबल पार्ट ऑफ एजिंग? पहले बोलते थे कि एक एज के बाद नी पेन होता है। अभी मैंने जैसे बोला डिजेनरेटिव चेंजेस सबको ही होना है, जी, है ना। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे ही नहीं। जैसे गाड़ियाँ पुरानी होती है, उसके पार्ट्स पुराने होते हैं, उसमें रिप्लेस कर पाते, यहाँ पे रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है कुछ पार्ट्स। नी रिप्लेसमेंट तो आजकल काफ़ी कॉमन है। जी, बट ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि हाँ पेन नहीं हो सकता है किसी को। काफ़ी इवन 90 ईयर्स में भी पेन नहीं हो सकता अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करते हैं, उनकी डाइट अच्छी है, राइट, प्रॉपर वॉक करते हैं, तो यस, उनको ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको अर्थराइटिस हो ही। इवन होता भी कुछ एज के बाद, तो मैंने बोला डिजेनरेटिव चेंजेस है तो पेनफुल नहीं होगा, राइट जी। तो इसमें बोल सकते हैं यस एंड नो, दोनों ही है। जी, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि नी में सूजन आ गई, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? मतलब अभी कुछ लोग बोलते हैं कि आइस इज बेटर देन हीट और हीट इज बेटर देन आइस। यस, ये बिल्कुल सही है, ये दोनों ही बेटर है जी, लेकिन वो कंडीशंस कैसे है उसके ऊपर वेरी करते हैं। अगर स्वेलिंग है, एक्यूट इंजरी है, मतलब अगर आपको लिगामेंट इंजरी हो गया, अचानक से पेन होना शुरू हो गया, ट्विस्ट हो गया है पैर, तो एक्यूट इंजरी में आइस बेटर होता है। एक्चुअली उस टाइम पे हीट करना ही नहीं चाहिए, तो आईसी यूज करना है। एंड जो क्रोनिक पेन है, जैसे आपका अर्थराइटिस है, बहुत सालों से पेन हो रहा है एंड वेदर के अकॉर्डिंगली ज़्यादा पेन होने लगा, जी, तो उस टाइम पे हीट ज़्यादा यूजफुल होता है उस कंडीशंस में। तो ये वेरी करता है कि आपका कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हीट और आप आइस यूज कर सकते हैं। जी।
रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको पूछने वाली हूँ। तो देखिए, होम रेमेडीज़ एक तो होता है कि नुस्खे होते हैं कि घुटने में दर्द है, ये लगा लो, ये तेल लगा के बांध लो, ये इंसान का तेल ऐसा है, अच्छा है, आराम मिलेगा। तो आपका इसके ऊपर मतलब व्यू क्या है? देखिए, होम रेमेडीज आपने जैसे बोला ऑयल वगैरह का, देखिए होम रेमेडीज में ऐसे भी आता है कि लोग अगर वहाँ पे हल्दी वगैरह लगा देते हैं, है ना, ऐसा वो अच्छा होता है, मतलब वो पेन को टेम्पररी कम कर देता है। लेकिन जो ऑयल मसाज है ना, ये मिसकंसेप्शन में बोल सकते हैं कि ये जो लोगों को क्या लगता है, नॉर्मली बता, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो यही बोलते हैं कि मेरे जॉइंट का लुब्रिकेशन कम हो गया है ना, उसका ऑयल ख़त्म हो गया है, तो हम ये ऑयल लगाएंगे तो वो ऑयल जाएगा अंदर और उसकी वजह से वो लुब्रिकेट हो जाएगा और हमारा जॉइंट ठीक हो जाएगा। बट ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो कि हमारा अंदर का लुब्रिकेशन खत्म हो गया? वो सेल्फ डायग्नोस्ड है, उनको मन में ऐसा लगता है कि वो घिस गया है तो मतलब उसमें अंदर का तेल खत्म हो गया है, तो हम वो ऑयल मसाज करेंगे। बहुत महंगे तेल आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि घर का तेल जी, वो काफ़ी क्लेम किए हुए ऑयल रहते हैं कि ये लगाओ, और नेम भी वैसे रहते ऑयल के कि इसके बिल्कुल घुटने का दर्द चला जाएगा। देखिए, आप जो ऑयल यूज करेंगे जी, है ना, तो वो आपके स्किन के 3 लेयर होते हैं, उसके बाद मसल्स आते हैं, ठीक है ना, तो और मसल्स के बाद आपके बोन आएंगे। तो आप जो ऑयल यूज करते हो स्किन के 2nd लेयर तक भी नहीं पहुंचता है जी, है ना, और आप उसको जब मसाज कर रहे हैं तो वो आपके जॉइंट तक पहुंचेगा कैसे? अगर 2nd लेयर भी क्रॉस नहीं कर रहा है तो 3rd लेयर, फिर मसल्स, फिर जॉइंट्स जी। अगर ऐसा होता तो जो इंजेक्शन लगाते हैं जी, है ना, वो तो मसल्स में लगाते हैं, वो तो बोन तक जाता भी नहीं है जी, तो इसके इंजेक्शन को इतने बड़ा निडल क्यों डालते हैं हम लोग जी? हम तो इंजेक्शन को ऐसा रब भी कर सकते हैं ना, मसाज की तरह वो जाएगा बॉडी में। समझ रहे आप मेरी बात जी? मतलब ये है कि आप जो ऑयल मसाज करते हैं वो सिर्फ उसके अंदर जो कुछ वो यूज करते हैं, कुछ भी केमिकल्स जो यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो सेंसरी नर्व है वो कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंट मोड पे चल जाता है, मतलब आपको ब्रेन तक सेंसेशन नहीं पहुंचता थोड़ी देर। जैसे हम लोग ऑइंटमेंट यूज करते हैं जी, है ना, जो कुछ ऑइंटमेंट यूज करते हैं पेन किलर के लिए, जब हम लगाए तो टेम्पररी रिलीफ मिलता है, वो एक टेम्पररी रिलीफ के लिए। इट्स नॉट क्योर, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट जी। वो आपको कभी ऐसा पेन होता है तो टेम्पररी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, मैंने जैसे बोला कि वो चेंजेज हो रहे हैं अंदर में, कि अगर लिगामेंट आपका इंजरी है तो वो काफ़ी डीप है जी, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ना, प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो वो मसाज वगैरह एक टेम्पररी रिलीफ दे सकता है आपको, बट वो पेन आपका जाएगा नहीं, और वो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए भी कम हो सकता है, बट वो अगर आपने उसको इग्नोर किया तो और ज़्यादा फर्दर डैमेज करेगा जी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में। सर, तो आपके एक्सपीरियंस के साथ आपके अभी तक के करियर में ऐसा क्या मिथ और मिसकंसेप्शन आपके पेशेंट में देखा था जो आपको आज तक याद है, मतलब वो इतना ज़्यादा अब नॉर्मल सा मिथ था? एक नहीं, काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जी। तो पेशेंट जो है पहले वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेके आ जाते हैं जी, और काफ़ी ऐसे एक्सरसाइजेज जो करके आते हैं जो उनके लिए एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं होता है। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, हाँ, वो एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइजेज यूजफुल नहीं होती है, सबसे बड़ी मीथ है कि कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल गलत। अगर आपको कोई कंडीशंस है जी, राइट, अगर आपको आर्थराइटिस है या आपको नी पेन भी है तो आपको क्या नहीं करना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि क्या करना है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपको नहीं करना है। अगर आप मिस्टेक बार बार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप उसको और बार बार डैमेज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको डैमेज को कंट्रोल करना है कि आप किस वजह से वो बार बार इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है। तो जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं वो है एक्सरसाइज करना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जी, लेकिन वो एक्सरसाइज ही गलत करते हैं, जो उनको अवॉइड करना है वही करते हैं जी, राइट। तो यही है कि पेशेंट को अगर और भी अदर कंडीशन है वो भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर किसी को ना बैक पेन है, बहुत सीवियर बैक पेन है, तो वो कहीं ना कहीं लिम्पिंग होकर चलते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके नी पे ऑड इवन आता है उनका वेट जी। तो ऐसे, या किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसके साथ साथ उनको लिगामेंट इंजरी भी है जी, या एक पैर में आर्थराइटिस है, एक पैर में लिगामेंट इंजरी हो गया, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस टाइम पे उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आप
वो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब वेट कितना डालना है, किस तरीके से वॉक करना है, बॉडी वेट को कैसे शिफ्ट करना है। जी। तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना है, आपके एवरी स्टेप्स को कैसे यूज करना है। जी। तो हील करना है अपने आप को, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि किस वजह से ये डैमेज हो रहा है, मतलब रूट कॉज एंड आपका डेली एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं। जी। तो अब आपके लिए ये सवाल है कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें क्या लाइफ एडवाइस देना चाहेंगे कि वो नी पेन जिन्हें है वो कम हो जाए, या जिन जो अवॉइड कर सकते हैं, बेटर सेफ देन सॉरी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सही रखें, आपका पोस्चर मेंटेन करें, चाहे आप घर पे हो या आपके वर्क प्लेस पे हो। जी। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, और सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं भी है एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से एक्सरसाइज करें, और गलत तरीके से करने से और ज़्यादा बढ़ाएंगे आप इसको। तो एक्सरसाइज गलत तरीके से ना करें। जो यंग हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या इवन आप जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं, तो आप प्रॉपर गाइडेंस में ही करें, राइट। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको वैसा साई फील नहीं करना है या किसी को पूछने में ऐसा झिझकना नहीं है। आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। कोई भी एक्टिविटी है, अगर आप फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं या फिर इवन आप योगा क्लासेस के लिए भी जा रहे हैं, तो आप पहले आपके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अब योगा क्लास से याद आया कि जैसे आप सोचिए कि अगर आपको नी में इंजरी है, आर्थराइटिस है, तो हम लोग बोलते हैं क्रॉस लेग करके मत बैठो। तो योगा में काफ़ी पोस्चर होते हैं जिसमें क्रॉस लेग करना था, या अभी आपको स्पॉन्डिलोसिस है, आपको बैक पेन है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना है या नहीं करना है ना, स्पाइन को एक्सटेंशन करना है, फ्लेक्शन करना है, तो ये कुछ किसी कंडीशन में अवॉइड करना रहता है। जी। तो वो कंडीशंस आपको डिस्कस करना है पहले कि अब मुझे क्या मूवमेंट नहीं करना है, मैंने जैसे बोला नहीं करना है। तो ये सभी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो मुझे ये बोलना है कि आप एक्सरसाइज करो, लेकिन सही डायरेक्शन में करो, नहीं तो मत करो आप बिना एडवाइस के। और जो लोग 40 प्लस है या फिर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए बोल कि आपको अगर नी पेन है तो प्रॉपर डायग्नोसिस करके ले कि किस वजह से है। ऐसा नहीं कि पेन है तो आपको आर्थराइटिस हो ही गया है या फिर आपका जॉइंट पूरा घिस गया है। तो शॉर्टकट ना लें कि सिर्फ नी मसाज वगैरह करके। सबसे पहला तो आप अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करें आप लोग, और वॉकिंग करें। बट आपका जो वॉकिंग शूज कैसा है, आप किस ग्राउंड में करते हैं, आप सरफेस कैसा है, ये सब भी मैटर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। बट एक्सरसाइज आपको करना है, मॉडरेट वॉक कीजिए, सीवियर पेन में ना करें, और आपके फिजियोथेरेपी से कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू डॉक्टर पीटर, आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए। आपने हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ ऐसी नॉलेज शेयर की है जिसके बारे में हम में से कई लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि नी प्रॉब्लम्स में इतना कुछ इंक्लूड होता है, नी प्रॉब्लम कितनी सिवियर हो सकती है। ये चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक्स टू यू आल्सो दैट यू कॉल मी फॉर दिस शो। एक्चुअली इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक जो आप नॉलेज पहुंचा रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में मतलब ऐसे बहुत सारे भ्रम है ना, जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में हम अपने ही बॉडी के बारे में सबसे कम जानते हैं। तो ये आपका जो इनिशिएटिव है कि लोगों के बारे में मतलब ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को जो अवेयरनेस दे रहे, हेल्थ अवेयरनेस, दैट्स रियली ग्रेट। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू कॉल मी फॉर दिस शो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट था वो नी पेन के रिलेटेड था। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको हमारा अगला पॉडकास्ट किस विषय पे चाहिए। थैंक यू।